अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मैं आपसे ये पूछूं कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो आप में से 90% बच्चों का ये जवाब होगा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हमारे लिए बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एस्ट्रोनॉमर, एथिकल हैकर, डाटा साइंटिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट जैसे कैरियर ऑप्शन आपके सामने रखूं, तो आप में से 90% बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि ऐसे कोई कैरियर ऑप्शन भी एग्जिस्ट करते हैं। 3 इडियट्स जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के अंदर यही एक चीज़ सिखाने की कोशिश की गई है कि अपने पैशन को फॉलो करें, वो चीज़ करें जिसको करने में आपको मज़ा आता है। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। लेकिन लोग आज भी वही गिने चुने कन्वेंशनल कैरियर ऑप्शन के पीछे भागते हैं। आखिर क्यों हम इस सर्कल से बाहर नहीं आ पा रहे? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या खुद स्टूडेंट्स हैं? ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। आपको बताएं, स्कूलों के हालात नहीं बदली, तालीमी मयार का कोई हाल नहीं है और बेहतर होने के बजाय मजीद गिरता हुआ। CV भेजा, सिफारिश लगवाई, पर जवाब आयो तो नौकरी ना है। जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़े लिखे MBA मास्टर वो सारे फारिग पे है। 29 गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले डॉक्टर वलीद को नौकरी नहीं मिल रही, जिसका इंकशाफ उन्होंने इंस्टाग्राम पर किया। जब भी एजुकेशन की बात की जाती है तो हमारे माइंड में कोई कॉलेज, स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आता है। उस कॉलेज की टीचिंग एफिशिएंसी, एग्ज़ाम सिस्टम और सिलेबस वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन असल में ये चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम है पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी लोग, ख़ास तौर पर टीनएजर्स, डेली का 7 से 8 घंटे मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स पर गुजारते हैं। तो जब इतना टाइम हम स्क्रीन्स के ऊपर गुजारेंगे तो ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस भी हमारे माइंड के ऊपर ज़रूर होगा। और हमारे मीडिया में सिर्फ 4 चीज़ें दिखाई जाती हैं: पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, क्राइम और एंटरटेनमेंट। सुमैल हसन, जो कि एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उसने बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स जीते। 2015 में एशिया चैम्पियनशिप जीती, 2017 तक 3rd हाईएस्ट ई स्पोर्ट्स अर्निंग करने वाला प्लेयर बना, और गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही इज़ द यंगेस्ट प्लेयर जो $1 मिलियन से भी ज़्यादा की प्राइज मनी जीत चुका है। शफीका इकबाल, वाहिद पाकिस्तानी जो मई 2022 में गूगल में एज अ डाटा इंजीनियर अपॉइंट हुई। समीना बेग वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 2022 में K2 सबमिट किया, और उमैर मसूद जिन्होंने 2021 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में यंग साइंटिस्ट का अवार्ड जीता। और इस तरह के हज़ारों टैलेंट्स ऐसे हैं कि जिनको किसी भी न्यूज़ में या किसी भी सोशल मीडिया के अंदर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि मीडिया इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। अगर इन सब के भी इंटरव्यूज़ होते, सोशल मीडिया पे दिखाया जाता, तो आजकल के स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिलती, उन्हें अलग अलग कैरियर ऑप्शन के बारे में पता चलता और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता कि कन्वेंशनल कैरियर ऑप्शन से हटकर भी कोई ऑप्शंस मौजूद हैं जिनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया पर क्या दिखाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की जान। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है। फिर माशाल्लाह लोटा 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 बम बम बम। और सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो आप खुद सर्च करते हैं। और एल्गोरिथम की गेम ऐसी है कि जो चीज़ एक दफ़ा आपने देखी तो एल्गोरिथम को ये लगता है कि इस यूज़र को ये चीज़ पसंद है, तो वो आपको नेक्स्ट बार बार वही चीज़ें रिपीट करके दिखाना शुरू कर देता है। कोई भी नॉन कन्वेंशनल कैरियर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाया जाता जब तक कि आप खुद उसको सर्च ना करें, और आप खुद उसको तब सर्च करेंगे जब आपको खुद को भी उसके बारे में पता होगा कि ये चीज़ मैंने सर्च करनी है, या इस तरह के कैरियर ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं जिनके बारे में सीख सकता हूँ, जान सकता हूँ। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ 4-5 कन्वेंशनल कैरियर ऑप्शन के बारे में ही पता है, तो हम मैस मीडिया को भी उतना ही यूज़ कर पाते हैं जितना हमें पता है। और ऐसा करने से हम अपनी ही क्रिएटिविटी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते चले जाते हैं। अब ये तो हो गई मैस मीडिया की बात।
अब दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे आता है वो है पेरेंट्स। अब पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा और ख़तरनाक मसला ये है कि वो अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं फुप्पो की बेटी के साथ, खाला के बेटे के साथ या चाचू के बेटे के साथ। पेरेंट्स का कहना होता है कि फुप्पो की बेटी डॉक्टर बन रही है, लिहाजा तुम भी डॉक्टर बनोगे। खाला का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो तुम भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। फलां कज़न के 95% मार्क्स आए हैं, लिहाजा तुम 98% लोगे। ऐसे में वो बच्चा जो अभी अंडर कॉन्फिडेंट होता है उसका कॉन्फिडेंस और दब जाता है और खुद से फैसला करने की एबिलिटी भी उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही तुम्हारे लिए ठीक है और दूसरी चीज़ें तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और अगर कोई बच्चा हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बता ही दे मुझे ये चीज़ करना पसंद है, मैं इस कैरियर ऑप्शन में जाना चाहता हूँ, तो ऐसे बच्चे को सोसाइटी में बदतमीज़ बच्चा कहा जाता है और उसे दबा दिया जाता है और उसके दिमाग में ये बात फिट कर दी जाती है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो ठीक है, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना। फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना। कुछ मत कहो साहबजादे से, वरना छत से कूद पड़ेंगे। लेकिन एक लम्हे के लिए सोच के देखें, अगर दुनिया के सारे पेरेंट्स इतने ही समझदार होते तो आज इस पूरी दुनिया के बच्चे आइंस्टाइन होते। और कुछ पेरेंट्स तो इन चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को पनिश करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ऐसे करने से बच्चे वेल मैनर्ड होंगे, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे और उनका कैरियर भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा करने से पेरेंट्स अपने ही बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे होते हैं और उनके अंदर एक डिसीजन करने की जो एबिलिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा करने से ना तो एकेडमिक गोल्स ही अचीव हो पाते हैं बल्कि उल्टा बच्चों की लाइफ से सेटिस्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उनमें डिप्रेशन बढ़ जाता है। इनमें फ़ैसला लेने की सलाहियत ख़त्म होती जाती है और बात बात पर लड़ने झगड़ने जैसी नेगेटिव चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे पेरेंट्स को वही 4-5 कन्वेंशनल कैरियर ऑप्शन अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में 2020 और 21 के कुछ स्टैट्स के मुताबिक स्कूल कॉलेजेस से फॉर्मल एजुकेशन लेने वाली यूथ में सिर्फ 26.6% मेल एम्प्लॉयड हैं और 73% मेल्स अनएम्प्लॉयड हैं। इसी तरह इस रेशो के मुताबिक 34.5% पढ़ी लिखी फीमेल्स एम्प्लॉयड हैं जबकि 65.5% फीमेल्स अनएम्प्लॉयड हैं। इस फिगर को अगर जनरलाइज्ड किया जाए तो पाकिस्तान के 70% पढ़े लिखे अफराद बेरोज़गार हैं और सिर्फ 30% अफराद के पास रोज़गार मौजूद है और वो भी ऐसा रोज़गार के जिसमें अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो 15,000 से लेकर 25,000 के दरमियान होती है। और मज़े की बात तो ये है कि अगर आप अपने पापा को ये बोलें कि मैं बड़ा होकर डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ तो वो बोलेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, या उन्हें आप कहें कि मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ तो जवाब मिलेगा कि ये भी कोई करने की चीज़ है, या आप उन्हें कहें कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ तो आगे से जवाब मिलता है कि पहले अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो, फिर इस चीज़ को एज अ हॉबी साथ लेके चलते रहना। अब यहाँ पे पेरेंट्स को ज़रूरत है कि अपने आप को अपडेट करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि MBBS और इंजीनियरिंग जैसी टफ स्टडीज़ और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद अगर किसी को जॉब मिल भी जाए तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 25,000 लग जाती है, या डॉक्टर्स के केस में वो 30-35 हज़ार से स्टार्ट ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है या एक वीडियो एडिटर है जो एक अच्छा काम कर सकता है तो वो 70 से 80 हज़ार रुपये ईजीली अर्न कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग उन्हीं कन्वेंशनल कैरियर ऑप्शन को चूज़ करना पसंद करते हैं। ऐसे में मैस मीडिया और पेरेंट्स से मायूस होने के बाद अगर स्टूडेंट्स को कोई उम्मीद नज़र आ रही होती है तो वो हैं स्कूल्स और कॉलेजेस। अब पाकिस्तान के स्कूल्स और कॉलेजेस के हालात भी आपके सामने हैं। वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। कुछ स्कूल्स की तो चार दीवारी ही नहीं होती, बच्चे नीचे दरख्त की छाँव में बैठ के पढ़ने पे मजबूर होते हैं। और कई जगह पे तो स्कूल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चे हैं तो टीचर्स नहीं हैं, और कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं और बच्चे वहाँ पे ना होने के बराबर हैं। और अभी रिसेंट सिनेरियो की बात करें तो गवर्नमेंट इन स्कूल्स को ठीक करने की बजाय इनको प्राइवेट करने का सोच रही है, और यही वजह है कि पिछले कई हफ्तों से टीचर्स स्ट्राइक करने पर मजबूर हो गए हैं कि वो बच्चे जो 20 रुपये फीस देकर पढ़ रहे हैं प्राइवेट होने के बाद वही बच्चे 3,000-4,000 फीस देकर कैसे पढ़ेंगे। अगर इतनी ही फीस देकर उन्होंने पढ़ना होता तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही क्यों आते, किसी ना किसी प्राइवेट इदारे में क्यों ना चले जाते। और प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं लेकिन एजुकेशन का निज़ाम वहाँ पर भी वही है, वही टेस्ट सिस्टम, मंथली टेस्ट और बोर्ड के नंबर, यही सारा कुछ चलता रहता है। इसके अलावा इन इदारों के अंदर भी 98% स्टूडेंट्स
कन्वेंशनल स्टडीज़ के अलावा कुछ भी नया नहीं सीख पाते। घर में जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर्स कह रहे हैं वो ठीक है, बच्चे को क्या करना पसंद है इसकी किसी को परवाह नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी किस्म की कैरियर काउंसलिंग का कोई भी मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन कैरियर काउंसलिंग की बात करता भी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने एडमिशन्स और अपना बिजनेस बढ़ाने की बात करता है। पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा भी है जो ये दावा करता है कि इंटरमीडिएट के दौरान ही बच्चे को 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमाने की गारंटी दी जाती है, जबकि हकीकत में उन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स वो ही 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा पाते। वो टीचर्स क्या इन बच्चों को 1 लाख रुपया कमाना सिखाएंगे। और प्राइवेट इदारों का ज़्यादातर फोकस अपना बिजनेस करना होता है। भारी भरकम फीसेस लेकर वही कन्वेंशनल चीज़ें बार बार स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। कुछ भी क्रिएटिव, कोई भी कैरियर काउंसलिंग या लाइफ में जाके आगे आपने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे सरवाइव करना है, इस तरह की कोई चीज़ एजुकेशनल इदारों में नहीं सिखाई जाती। इनका मेन फोकस होता है कि बोर्ड में नंबर आ जाएं, किसी तरह से बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन आ जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लें कि बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं और उन कंपनीज़ के पास बहुत सारे गधे हैं। अब उन गधों पे किताबें लाद कर और उन्हें एक रेस में खड़ा कर दिया जाता है कि वो आपने फिनिश लाइन तक पहुंचना है, और जो गधा सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंच गया उसकी फ़र्स्ट पोजीशन है, जो दूसरे नंबर पे आया उसकी सेकंड पोजीशन है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। अब इन्हीं गधों के ऊपर से जब किताबें उठाकर इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भेजा जाता है, इनको पता ही नहीं होता कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि ज़िंदगी के 12-14 साल इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी होती है कि किताबें अपने ऊपर लाद कर फिनिश लाइन तक कैसे पहुँचना है। और ऐसे बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं सोल्यूशंस की। हम सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी सिस्टम बदलने की बात करता है उसको अगले दिन ही अगवा कर लिया जाता है। अपने तौर पर जो हम कर सकते हैं वो इतना कि मैस मीडिया और सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। मैस मीडिया और सोशल मीडिया को उन कामों के लिए यूज़ करेंगे जो कैरियर ऑप्शन आपको पसंद हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सर्च करें और उनको सीखने की कोशिश करें। और दूसरा, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट करें। ये सिर्फ बच्चों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ है कि वो अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के बारे में स्टडी करें और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करें और उन्हें वो करने दें जो उनको करना पसंद है। फुफ्फो, खाला, चाचू के बच्चों को देखने की बजाय अपने बच्चों की नीड्स को प्रेफरेंस दें, उनके अंदर एक फ़ैसला करने की सलाहियत हो ताकि वो ज़िंदगी के मुश्किल हालात का सामना कर सकें। और स्कूल कॉलेजेस को चाहिए कि वो कैरियर काउंसलिंग जैसे सेशंस का अरेंजमेंट करें, कोई कैरियर काउंसलर अरेंज कर लें ताकि वो साल में 1-2 दफ़ा आकर बच्चों को अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के बारे में गाइड कर सके। क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के फ्यूचर का सवाल नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान के फ्यूचर का सवाल है। अगर हर शोबा पाकिस्तान का अच्छे तरीके से काम करेगा तभी पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल सकेगा। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।